आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वो हमारी टोल फ्री लाइंस, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, इवन हमारा ट्विटर आईडी सब खुला हुआ है आप लोगों के लिए। अपनी क्वेरीज भेजिएगा। कोशिश होगी आज का शो तो नहीं, अब अगले हफ्ते जब सास बहू और सेंसेक्स रिज्यूम करेंगे तो आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम उठा पाएंगे इस प्लेटफॉर्म से, अगर आप लोग कनेक्ट करें तो। आज मदद करेंगे ओम कैपिटल के हेड रिसर्च राजेश अग्रवाल सर, कोलकाता से जुड़ेंगे। राजेश सर, स्वागत है आपका। राजेश सर से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले जरा क्विकली भारतीय बाजार, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की कर देंगे हम लोग शुरुआत। और दोनों आज ड्रेस कोड में आए। राजेश सर को साथ में स्क्रीन पे दिखाई डायरेक्टर साहब, तो दोनों पिंक पिंक बन के आए। हम दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो हम एकदम मूड वूड के साथ आए। देखिए, भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे और थर्सडे का दिन, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और कोई सरप्राइज नहीं, ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हम गैप अप के साथ खुले क्योंकि यूएस में 1 से 2% तक अक्रॉस बेंचमार्क, 2.25% तक अक्रॉस बेंचमार्क उछाल के साथ कामकाज हुआ। एशियन इक्विटीज मजबूत थी, तो हम भी शायद मजबूती के साथ इसलिए इंडिकेशन दिखा रहे थे, और हम उस मजबूती के साथ खुले भी। तो जहां खुले थे वहां 150-160 पॉइंट का गैप अप मिला हमें। पर ध्यान रखिए, अंडर करंट निगेटिव था। अब अंडर करंट से मेरा मतलब है, हम दरअसल फेड के फैसले का आज रिएक्शन देने वाले हैं, दिया हमने। और फेड का फैसला क्या आया, जो फेड की कमेंट्री जो आई, वो टेपरिंग, यानी कि जो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम है फेड का, वो टेपर करेंगे, कम करते जाएंगे। $15 बिलियन की बात हो रही थी, जाते जाते $30 बिलियन की बात शुरू हुई, 30 बिलियन कर दिया। जो जून में टेपरिंग खत्म होनी थी, यानी कि पूरा बॉन्ड खरीद प्रोग्राम खत्म होना था, वो अब मार्च में हो जाएगा खत्म। यानी कि बहुत एग्रेसिवली फेड लिक्विडिटी को सिस्टम से निकालेगा, कम करेगा, रिड्यूस करेगा। उसके बाद ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले की शुरुआत होगी। तो अब तक था कि अगले कैलेंडर ईयर में 2 रेट हाइक्स होंगी। अब फेड का जो डॉट प्लॉट है, डॉट प्लॉट में यानी कि फेड के जितने पॉलिसी मेंबर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस की प्लॉटिंग, वो प्लॉटिंग दिखाती है ज्यादातर मेंबर्स की कि कैलेंडर ईयर 2022 में 3 बार रेट हाइक्स होंगे। उसके अगले साल 23 कैलेंडर ईयर में फिर 3 हाइक्स होंगे, और उसके बाद अगले साल 2024 में 2 हाइक, यानी कि 8 हाइक से ट्रेजेक्टरी एकदम क्लियर नजर आ रही है, एटलीस्ट उस डॉट प्लॉट की माने तो जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके गया था उससे ज्यादा हॉकिश, उससे ज्यादा दिक्कत भरी कमेंट्री फेड की तरफ से आई थी। तो ये गैप अप सस्टेन नहीं होगा, दबी जवान में शायद सब जानते थे, और वही हुआ। वो 150-160 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी अब 25 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर दिखाइएगा, एक समय में निफ्टी बैंक 350 अंक मजबूत था, अब 250 अंक कमजोरी। तो कहां 350 अंक की निफ्टी बैंक की मजबूती और कहां 250 अंक का दबाव। दिन के लोज पर इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए, और मार्केट ब्रेथ भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। 1:2 से ज्यादा खराब रेशियो, यानी कि 2/3 से ज्यादा शेयर जितने भी ट्रेड हो रहे हैं इस समय लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। ये बैक टू बैक हो गया, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, आज थर्सडे हो गया ना। ये बैक टू बैक 5वां ट्रेडिंग सेशन है जब भारतीय बाजार लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। राजेश सर, ये हो गया, फेड आउटकम आ गया, एक अनसर्टेनिटी खत्म हुई, जो भी हुआ। गोरे लौटेंगे क्या वो क्रिसमस बनाने के लिए हमारे यहाँ? देखिए, क्रिसमस मनाने लौटेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तय है कि जब वैल्यूएशन अच्छे हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत से स्टॉक्स में हो चुके हैं, 15-15, 20% की कट हो गई है, और लगातार सेलिंग के बाद एक बात होता है कि कहीं ना कहीं उनका स्टॉक भी ख़त्म हो जाएगा बेचते बेचते, तो ऑब्वियसली लौटेंगे। ये तो ऑलवेज चलता आया है कि कभी ये बेचते हैं, कभी डीआई लेते हैं, तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है। और मुझे लगता है कि वक्त की बात है, और मुझे ऐसी बाज़ार में कोई दिक्कत इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ एक ही दिक्कत नज़र आ रही है जो आगे आने वाले दिनों में परेशानियां पैदा कर सकती है, वो कि इन्फ्लेशन के आंकड़े, फिर वो चाहे विदेशों के हो या भारतीय इन्फ्लेशन के आंकड़े हो, जो कि मुझे लगता है कि आरबीआई की जो कंफर्ट लेवल है उससे भी बहुत ऊंचे आ रहे हैं, खास करके WPI वगैरह पर ध्यान दिया जाए तो इस वजह से यही एक चिंता की बात है। अदरवाइज अगर कंपनियों की परफॉर्मेंस देखें या आगे आने वाले दिनों के आउटलुक देखें, तो मुझे इस वक्त कोई ऐसी चिंता नज़र नहीं आ रही है। अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सिलेक्टिवली अभी भी इस गिरावट में जो करेक्टिव मोड में कई सारे स्टॉक्स आए, शायद अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं लंबी अवधि के लिए एंट्री पाने के लिए।
अच्छा चलिए, सवाल जवाब की सिलसिले की अब शुरुआत कर रहा हूं। आज मुंबई जाना है, आज उमरखेड़ जाना है और साथ साथ नहीं, 2 बार मुंबई जाना है। तो पहले, क्योंकि 2 बार मुंबई, तो मुंबई से शुरू कर देता हूं। लीना कुंदर साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। लीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। लीना मैम, कब से इक्विटी मार्केट से आप जुड़े, कैसे आए, क्या ट्रिगर बना था, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? Okay. Sir, I used to work with a broking company. I was part of recruitment team basically. I worked there for 4.5 years. और जब मैं वहाँ पे एसोसिएटेड थी तो I used to watch markets, research team आजू बाजू में हुआ करती थी। तो काफी एक्साइटिंग लगता था। I was also pursuing my masters. तभी से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। I bought a lot of shares. If I tell you the prices of the share, you won't believe it. And that's where I got a little bit of interest. फिर एक शादी के बाद 5-6 साल का ब्रेक हो गया था। I got a daughter and then my mother-in-law is bedridden. So उसके you can see around 12 years, but I have not been continuously watching markets. But yes, I do small investments as part of my entire portfolio. तो ये आप ब्रोकिंग से जुड़ी हुई थी, ब्रोकिंग में आप रिक्रूटमेंट में थी? हाँ जी सर। आई सीन लेमन ब्रदर्स जब गिरा था तभी मैं पूना में थी एंड सडनली मार्केट जो गिरा था, आई मीन जो भूचाल आया था, ऑल द ब्रोकिंग कंपनीज, then there came a time of salary cuts. I've seen it all. I've seen the worst and I've seen the best in the broking industry, you know, in the period between 2008 and 12. 2007-2008 की वो मंदी की बात कर रही हैं लीना मैम, जब वो बड़ा फाइनेंशियल मेल्टडाउन, वो लेहमैन रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। खैर गजब के दिन थे वो भी। तो मतलब पैसा बन रहा है, आपको इंटरेस्ट पहले से था, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और अब आप एग्रेसिवली इक्विटी मार्केट से जुड़े हुए हो? I wouldn't say aggressively. I've just started 3 months back. मैं आपका ही शो देखती हूँ सर। I'm a big fan of Viren sir, Harshida ma'am, you. The way you make it lively, you know, it's always interesting to watch all of you. And even Shail sir, Shail Patnagar sir. I'm a big fan of all of you. मैं सबको कन्वे कर दूंगा, मेरा नाम तो जबरदस्ती जोड़ दिया गया है क्योंकि मेरे शो में बैठी हुई है लीना मैम। नहीं, लीना मैम आप ही आते हो। Yes. अच्छा, ये पूना पे थे जब लीमन क्राइसिस था, मुंबई आ गए क्यों? पहले पूना में काम करते थे और मुंबई में शादी हुई इसीलिए? नहीं सर, I am born and brought up in Mumbai. I used to hire for our team of software development in Pune. I had gone there, induction था हमारा, टेक्नोलॉजी की टीम हायर हुई थी, सारे फ्रेशर्स थे, मैंने कैंपस से हायर किया था, तो मैं इंडक्शन के लिए गई थी और तभी हुआ। I would have been in Mumbai to watch the live action, but sadly I was in Pune doing induction. But then my branch manager told me, Leena ma'am, this all has happened. तो आप इतनी अंग्रेजी बोलते हो, आपको सीधी सी आवाज समझ में आता है क्या? सर पूरी तरह से सर, दिल से। आई एम वो तो फिर लीना मैम हिंदी में अपना सवाल पूछिए राजेश जी से। ओके, मैंने ना आईपीओ, मेरे सारे सवाल जो है वो आईपीओ से रिलेटेड है। मेरा बहुत खराब रहा है, बैड लक रहा है। मैंने सारे आईपीओ जो रिसेंटली आए थे, मैंने 50% अप्लाई किए थे, उसमें से मुझे जो अलाउड हुआ है वो है कार्टरेट, पेटीएम एंड आदित्य बिरला एएमसी। सब आईपीओ के समय आपको एक लॉट मिला है सबका, है ना? हाँ, मेरे पास पेटीएम के 2 लॉट है सर। हाँ. बाकी मेरे पास 1 लॉट है। आई अप्लाइड फॉर 2 लॉट्स, बट आई गॉट पेटीएम। आई डोंट नो लकी और अनलकी, मे बी लकी इन द लॉन्ग टर्म। तो पेटीएम 2 है, कार्टरेट 1 है और एक आदित्य बिरला एएमसी है मेरे पास। क्या करूं सर? क्या करूं मतलब कब प्रॉफिट में वापस? राजेश सर ऐसे ही होता है, वो क्या होता है, आईपीओ लगाया नहीं लगा, लग गया उतनी देर में, जो लगे वही सब हम रिटेल के जितने आईपीओ में लगा वही आईपीओ चल नहीं रहा। इनके पास वही तीनों आ गए जो सब रिटेल के पास आ गए, पेटीएम, कार्टरेट और आदित्य बिरला सन लाइफ। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर आइएगा। पेटीएम का इश्यू प्राइस था 2150, ठंडा रिस्पॉन्स था, रिटेल को सारा माल मिला और 1400 पे अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 197 कम्युनिकेशंस। कार्टरेट एक और स्टोरी है राजेश सर, 1618 का इशू प्राइस आज खड़ा है 900 रुपए पर। और जब ये आया था मुझे याद है सब लोग कहते थे कि ये एक बढ़िया, वो क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। अरे सुन के हम सबको बड़ा अच्छा लगा था, तो हमने सबने लगा दिया। ये तो आधा हो गया वो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप। और तीसरा आदित्य बिरला सन लाइफ, ये भी ऑफ हाईज ही ट्रेड कर रहा है। इशू प्राइस 712 चल रहा है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइएगा, मेरे ख्याल से 550 के आसपास।
लीना मैम जानना चाहती हैं तीनों का करें क्या, इन तीनों में प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे? देखिए, प्रॉफिटेबल एग्जिट से पहले मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि इस वक्त जो आईपीओ की फ्रेंजी चल रही है कि आधे से ज़्यादा लोग फंडामेंटल देख रहे नहीं हैं और सिर्फ जीएमपी देख करके उसमें निवेश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। और ख़ास करके उन आईपीओस के लिए जहां सिर्फ ओएफएस आ रहा है, क्योंकि उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बेच रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो बेचने वाला है वो ये चाहेगा कि ऊंचे से ऊंचे भाव में बेचा जाए। तो वहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने फ्लिपिंग के लिए लिया है तो भले अगर कम में भी खुला है तो आपको एक बार निकल जाना चाहिए। अब आते हैं इनके तीनों आईपीओस पे। तो पेटीएम की अगर बात करूं तो कंपनी लॉस में है, सभी जानते हैं। वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। इवन इस भाव में भी कि जो आज की डेट में ट्रेड कर रहे हैं 1400 के आसपास, वहाँ भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है। और इनके जो आईपीओ प्राइस है वो आने में तो मैं डाउटफुल हूँ कि पता नहीं कितना समय लगेगा। तो बेहतर ये होगा कि कहीं उछाल मिले, 1600-1700 के भाव भी मिले तो एक बार इन्हें लॉस बुक करना चाहिए। दूसरा, कार ट्रेड पर अगर आते हैं तो अगर आप देखें तो आपने सही कहा कि मुनाफे वाली कंपनी है, कार का प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है लिस्टेड प्लेयर्स में, और सबसे अच्छी बात है कि एसेट लाइट मॉडल है। लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि 1050-1100 से ऊपर मध्यम अवधि में जा पाएगा। इन तीनों में बेहतर स्थिति में अगर कहा जाए तो आदित्य बिरला ईएमसी है, जहाँ की उनकी फी बेस्ड इनकम बहुत अच्छी चल रही है। इक्विटी मार्केट में जिस तरीके की हलचल है उसका फ़ायदा उन्हें डायरेक्टली मिलेगा। तो उन चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि लंबी अवधि में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करके देगा। तो ये इस तीनों स्टॉक में स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और आगे भी मैं यही कहूँगा कि आईपीओ में जब आप निवेश करें तो फंडामेंटल्स चेक करें, ना कि जीएमपी। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम की सर बात कर रहे हैं। पेटीएम और कार्ट्रेड तो बाउंस बैक में एग्जिट करना पड़ेगा, आदित्य लॉस में ही। और आदित्य बिरला सन लाइफ इकलौता ऐसा है तो राजेश जी मानते हैं आप होल्ड करें, इवेंचुअली शायद आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे। उमरखेड़ जा रहा हूं, अर्चना निरंजने आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अर्चना मैम, ये उमरखेड़ महाराष्ट्र में कहां पे? यवतमाल में है सर। यवतमाल में। और अर्चना मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर कोविड के 2 महीने पहले से शुरुआत की। घर में आपका प्रोग्राम स्क्रीन पर रहता है सर। कोविड से 2 महीने पहले मतलब पिछले साल जनवरी, क्या 2020 के जनवरी से शुरू करा था, कोविड आ गया मार्च में? हाँ सर। घर में हस्बैंड करते हैं, उनका देखकर और टीवी पर स्क्रीन पर देखते देखते इंटरेस्ट आ गया सर, अच्छा लगने लगा। तो और हस्बैंड भी कहने लगे कि कर लो घर पर। हाँ। तो अब हो क्या रहा है? पैसा आ रहा है घर पे, नहीं आ रहा है? 2 साल की 1.5 साल की जर्नी कैसी रही? हाँ सर, अच्छी रही है। कोरोना में 30% लॉस भी हुआ था। हाँ। फिर रिकवर हो गया सर। हाँ, नहीं रिकवरी से उससे ज्यादा वो जितना भी वो लॉसेज आए थे मार्च अप्रैल के समय, बढ़िया रिकवर होगा अगर आपने होल्ड करा उन स्टॉक्स को, पैनिक में बेचा ना हो। अर्चना मैम, पहला सवाल कौन सा? सर हमने स्टॉक इन्वेस्ट किए सर। डिक्सन 22 शेयर है सर, 3200 के भाव पर। डिक्सन लंबी अवधि के लिए लिया है मैम? हाँ सर, 5-6 साल के अवधि के लिए लिए सर। और बजाज फाइनेंस है सर 4200 के भाव पर। और सोना कॉमस्टार है सर 30 शेयर 500 के भाव पर। तो लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं क्या सर? ओके, आपने तीनों सवाल पूछ डाले और मेरे पास अभी निधि मैम के पास जाना रह गया है। मैं क्विकली, राजेश सर, इनमें से जो एक स्टॉक आपको लगता है लंबी अवधि के लिए सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रहा है आपको, और इन्होंने सारे स्टॉक्स वो लिए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए, इनकी तो बाइंग वैसे अच्छी है, वैसे डिक्सन हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, इसमें तो पहली, और इवन सोना कॉमस्टार, सारे के सारे फंडामेंटली बढ़िया कंपनीज, अच्छे भाव पे आपने रखी है। राजेश सर, तीनों होल्ड कर ली जाए 5 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं? देखिए, अगर 5 साल का नज़रिया है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया तो मुझे लगता है कि डिक्सन में 57-5800 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और सोना कॉमस्टार में और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ईवी का एक बहुत शानदार प्ले है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में। 9 फैक्ट्रीज हैं इनकी, 6 भारत में, 3 विदेशों में, और 15,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक में 47-48% ईवी से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सोना एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। डिक्सन में एक बार मुनाफा वसूली कर ले और बजाज फाइनेंस पे बने रहें। बढ़िया है। और अगर
ये अगर लंबी अवधि का ही व्यू है तो राजेश सर कह रहे हैं तीनों होल्ड करके चलिएगा, सोना तो और ऐड कर लीजिएगा। अर्चना जी पीछे आपका लड़का है क्या? वो तो बड़ा खुश होगा, आपने बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया उसके लिए। उसे भी बहुत इंटरेस्ट है सर, अपने पापा के साथ वो भी देखता है, उसे शेयर के सब नाम पता है सर। हाँ हाँ वो सर। तो वैसे भी खुश हो रहा होगा, मम्मी ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके दिया है सारा का सारा, बढ़िया कंपनी हाँ सर, उसके एजुकेशन के लिए रखे सर फ्यूचर में। तो मम्मी भैया बहुत लंबे एग्जीक्यूशन तैयारी कर रही हैं, बहुत प्रॉफिट आ रहा है। कांग्रेचुलेशंस आपको। मुंबई लौट रहा हूँ, निधि शाह आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी और निधि से शायद हम लोग की पहले भी मुलाकात हो चुकी है। निधि सही बोल रहा हूँ ना? Very right, sir. Very निधि, good afternoon, sir. हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू? कैसा रहा तब से अब तक? Good, sir. Good going. क्या पोर्टफोलियो में कहाँ इशू आ रहा है निधि? सर मेरे पास जेंसार टेक्नोलॉजी है 555 पे 100 शेयर्स एंड इजी माई ट्रिप 700 पे 100 शेयर्स है। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कमिंग क्वार्टर रिजल्ट तक आई कैन होल्ड। तो ये बेसिकली पोजिशनल ट्रेड है और आप क्वार्टर नंबर्स तक रुकना चाहते हो और आपकी बाइंग से तो ये दोनों अच्छा खासा नीचे चल रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना? राइट सर। तो ये ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या आपने दोनों ही स्टॉक्स को? नो सर, मैंने 1 या 2 मंथ्स के लिए लिया था, लेकिन 1 और 2 मंथ्स इज कंप्लीटेड नाउ, सो अभी जस्ट वेटिंग फॉर क्वार्टर रिजल्ट नाउ। भाई क्या क्वार्टरली नंबर्स में राजेश सर कोई होप? जेंसार, इजी माई ट्रिप, यहाँ से कुछ बेहतर अगले 2-3 महीने में परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं क्या? निधि के लॉसेस रिड्यूस होंगे क्या? देखिए कंपनियां दोनों ही अच्छी है अगर कहा जाए तो। जेंसार की अगर बात करूं तो नंबर्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश पॉजिटिव है, मैनेजमेंट में चेंज आया है और मिड साइज आईटी में अगर वैल्यूएशन देखे जाए तो दूसरे के वनिस्पत बहुत अच्छे हैं। बहुत छोटी अवधि की मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर इसे पोजिशनली रखा जाए 1-2 क्वार्टर तो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकता है। मौजूदा स्तर से कम 15-20% की अपसाइड हो सकती है। ईज माई ट्रिप में भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपनी सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है और अधिग्रहण की जो इनकी स्ट्रैटेजी है ना एक्सपैंड करने की वो बहुत बेहतर है। लेकिन पैंडेमिक वगैरह को लेकर के ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन पता नहीं कब लग जाए क्या हो, तो थोड़ा सा रिस्की बेट है। जहां पर भी आपको मौका मिले एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा। ओके अच्छा राजेश सर, अच्छा इस बीच लीना जी, अर्चना जी, निधि जी, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। कुछ क्वेरीज रह गई होंगी तो किसी सब्सिक्वेंट शो में फिर से रेज करेंगे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, पर थैंक यू आज जुड़ने के लिए और अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करने के लिए। राजेश सर जाते जाते वो चंडीगढ़ कड़े आशिकी देखी कि नहीं देखी आपने? जी देख ली। देखनी है कि नहीं देखनी? देख ली, पिछले रविवार को ही देखी। हाँ क्या रिव्यू है 10 में से? ठीक है, 1 टाइम वॉच कही जा सकती है। 10 में से 4-5 है? 5 समझ लीजिए। अरे तो रिव्यू पढ़ रहा था तो बड़ी तारीफ आ रही थी, आपने तो बहुत कम रिव्यू आंकड़े दे दिए, एवरेज टाइप हो गई। ठीक है, अब तो बेसब्री से मेरे हिसाब से 1 टाइम एवरेज टाइप ही है, इसमें कोई से तो ठीक है। तो मतलब ओटीटी जब प्लेटफॉर्म ओटीटी में रिलीज हो तब देख लीजिएगा। हाँ मैं वही कह रहा था, पैसे बच जाएंगे, ओटीटी में देख लेंगे। अब बेसब्री से इंतजार 84 का, जो मेरे ख्याल से 24 दिसंबर को आएगी और उसके बाद राजेश सर से ध्यान रखूंगा, उसका रिव्यू जरूर ले लूंगा। उसमें पैसे खर्च कर, मुझे लगता है उसमें पैसे खर्च करने होंगे, है ना? वो तो जाने वाली होगी राजेश सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक खबर आई, गंगू काठियावाड़ी बर्लिन फेस्टिवल में जा रही है। हाँ। तो उसका इंतजार थोड़ा ज्यादा उत्सुकता से रहेगा। ठीक है राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रॉडर मार्केट थोड़ा पेन में आ गया है, मिड कैप्स 2.5% का दबाव, ब्रेथ कमजोर, ऐसे में मिड कैप्स का पूरा एक्शन ब्रेक के उस पार, मिड कैप मंद।